हैं कि आने वाले समय में अगर इस प्रोजेक्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों के सामने पुनर्वास की कोई परेशानी नहीं है? पुनर्वास में परेशानियां शायद 30-40 साल पहले जो प्रोजेक्ट बने उस समय कुछ थी, लेकिन उसके बाद खास करके पिछले 20-25 सालों में नक्शा बहुत बदल गया है। आप और सुधीरेंद्र जी, आप भी, आपको कभी अगर टाइम हो तो मुझे 2 दिन का समय दीजिए और मेरे साथ न्यू टिहरी टाउन चलिए। न्यू टिहरी टाउन चलिए और देखिए कैसा बढ़िया न्यू टिहरी टाउन बसाया गया है। वहां के लोगों से बात करिए और फिर आप कहिए कि रिहेबिलिटेशन के लेके क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी लिटिगेशन है। जिस टिहरी बात की आप बात करें, वहां के लोग आज भी नाराजगी जताते हैं। बात नहीं, न्यू टिहरी टाउन बसाया गया है, तो अगर किसी को फिर भी उसमें और भी कुछ परेशानी है तो उसके ऊपर तो वाद विवाद आगे चल सकता है। लेकिन आप न्यू टिहरी, मैंने न्यू टिहरी की बात इसलिए करी, सरदार सरोवर के रिहेबिलिटेशन में भी मैं आपको ले जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा दूर है, जाने में ज्यादा समय लगेगा। आप वो देखना चाहते हैं तो वहां भी देखने के लिए आमंत्रित है। एक और बात आपने कही थी कि हम प्रकृति की धारा को मोड़ रहे हैं। 1894 में सुएज कैनाल बनाया गया, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ दिया गया। 100 साल से ज्यादा हो गए, कौन सी प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आ पड़ी है? उसके कुछ सालों बाद पनामा कैनाल बना, अटलांटिक सागर को पैसिफिक सागर से जोड़ दिया गया। कौन सी एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गई? इन सारी चीजों को हम ना कई बार बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और उससे डर जाते हैं। ओके, मेरे साथ मयूर है, उसके बाद में सुधीर सरदार साहब आपको मौका दूंगा। मयूर, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, मुझे ये पूछना नहीं, बताना है बस कि अपन ये जो नदी प्रकल्प जो कर रहे हैं, लेकिन इसके ये करने के बाद ये बहुत डेंजर नहीं होना चाहिए कि अपन नेचुरल के अगेंस्ट जा रहे हैं? जी, यानी आप कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। सुधीर शर्मा साहब, मेरा कहना यह है कि जैसे कि अभी पंडित जी ने कहा कि पनामा और सुएज का एग्जांपल दिया, तो इसके साथ जोड़ के आपको एरएलसी का भी देखना पड़ेगा जी, कि एरएलसी सूख गया डाइवर्शन की वजह से, वो भी देखना पड़ेगा। तो वो मैं सिर्फ विषय चर्चा में लाना चाह रहा था। मेरा कहना यह है कि पिछले 10 साल में 2002 से लेकर 2012 तक इस विषय पर व्यापक बहस हो चुकी है, और मेरा सोचना यह था, और अभी मैं सोचता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाए, कम से कम वो जो पिछली बहसें हैं उनको देखे, उनके दस्तावेजों को देखे, लिटरेचर को देखे, और उस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सोचे। आपने कहा जी इकोनॉमिक, मान के चलता हूं पंडित जी की बात कि भाई इतना पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं भी मानता हूं आ जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह कि बात उसकी नहीं है, बात है पॉलिटिकल फिजिबिलिटी की। ये एनडीए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और अब यूपीए है। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे आप देखेंगे। आपने जयराम रमेश की बात की, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये खतरनाक है। राहुल गांधी ने इसको शुरुआत में कहा था कि इसमें परेशानी होने वाली, लेकिन आप दूसरे ढंग से देखें। एक तो ये बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का 2002 में भी जस्टिस कुलदीप सिंह ने तो यही कहा था, तो तब क्या हुआ? तब कौन सी दुनिया बदल गई? और अब 2012, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको सेंसिटिव वे में देखना चाहिए कि इस वक्त माहौल बदला है और बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, नदियां हमारी सूख रही हैं, तो क्या रेत को एक्सचेंज करेंगे आप? अगर आज भी आप गंगा में जाए, मैं पिछले हफ्ते गंगा की यात्रा से निकला, बहुत दुख होता है। ये सब कुछ, ये नक्शे पर लाइनें खींचने से और आंकड़ों की राजनीति करने से चीजें बनती नहीं है, चीजें बिगड़ेंगी, आप देखते चलिए बिगड़ेंगी। मेरा कहना यहां यह है, आप पानी पूरा दे देंगे, सिंचाई दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात है, फूड की बात नहीं है। फूड सिक्योरिटी दे ही देंगे उसको, सबको चावल और वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ वाटर। आप पानी की बात करें, क्वालिटी ऑफ वाटर तो है ही नहीं, किसी के पास है क्वालिटी ऑफ वाटर? एक ये। दूसरा, इन्होंने कहा कि आंकड़े लाइए तो हम बात करेंगे, तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, मेरे पास इतने आंकड़े नहीं, आप लोग आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं, कि 10% अगर इरिगेशन एफिशिएंसी देश में आ जाती है, शर्मा जी आपके लिए, क्योंकि मैं कृषि का, तो 10% अगर आ जाती है, ऐसे कितने प्रयोग मैंने देखे हैं, अगर सरकार में थोड़ी सी भी उसमें समझ हो तो ये पानी की समस्या होगी ही नहीं, 10% से ही, और इससे ज्यादा भी आ सकती है। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट, सुंदर प्रोजेक्ट देखे जहां 30% शुगर केन में 30% की एफिशिएंसी मिली है। औरंगाबाद एरिया में जहां शुगर केन उगता है, सूखा इलाका जहां पानी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि अगर हम सब चीजों को अनदेखा करके एक तरफा हुए चले कि हमने ये इंटरलिंकिंग कर ही लेना है, तो कर लीजिए। हम तो 10 साल से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं देख रहा, तो करिए। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, ये जोड़िए। कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी आपको नहीं लगता कि सरकार इस पे आगे बढ़ेगी? सरकार इस पे आगे अभी तक तो बढ़ी नहीं। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ही अपने आदेश को देखना चाहिए। पंडित साहब, मैं इसलिए आपके पास आऊंगा क्योंकि बार बार एनडीए की ओर से भी ये आरोप लगा यूपीए सरकार के ऊपर कि हमारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को वो आगे नहीं बढ़ा रही है। मेरा ये कहना है कि यह प्रोजेक्ट जो है, यह प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स से पर है। यह प्रोजेक्ट तब बनाया गया था जब भारत स्वतंत्र हो रहा था जी, और यह प्रोजेक्ट इवन इस तरीके के प्रोजेक्ट्स तब बनाए गए थे जब भारत में स्वतंत्रता चळवळ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। 1869 में सबसे पहला इंटर बेसिस प्रोजेक्ट हुआ है मुल्ला पेरियार का। बिल्कुल। जब तो अभी हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं था कि हमें आजादी चाहिए।
तो इस तरीके की जो स्कीम्स थी, इस तरीके के जो प्लान्स हैं, ये काफी टाइम के सोच का, काफी टाइम के एस्पिरेशंस का नतीजा है। ये प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा है वो 1960 के दशकों में बनाई गई थी। डॉक्टर के.एल. राव ने बनाई, कैप्टन दस्तूर ने बनाई। उसके बाद फिर उसके ऊपर जब ये प्रपोजलें सामने आई, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर स्टडी किया गया। 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना। 1982 में थी नेशनल वाटर ग्रिड की। तो ये साहब ने बात की थी। ये जो बात है, बात ऐसा है नहीं, हमेशा बात ये होती है कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक कंसेप्ट से निकलता है जी। वहां पर एक कंसेप्ट था कि हाँ, यहाँ पर फ्लड है, यहाँ पर ड्रॉट है, यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर ज्यादा है, कुछ करके हम एक दूसरे को दे सके। ये प्रोजेक्ट जो है इसी तरीके का प्रोजेक्ट, कोलोराडो से बिग थॉम्सन का कनेक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो 1929 की साल में यूएस गवर्नमेंट ने वहां पर ऑलरेडी बना दिया था जी। ऐसा नहीं है कि ये लोग को कहीं से ऐसे ही कोई विचार आ गया, ये सब धीरे-धीरे करके बना है। आपको कंसेंसस अगर बनाना, मान लीजिए स्टेट सेट द कंसेंसस, आपको आम आदमी को भी तो कॉन्फिडेंस पे लेना होगा। मान लीजिए आम आदमी को भी तो ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक रिकमेंडेशन में कहा कि आप आम आदमी को भी समझाइए कि साहब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इससे असर होने वाला है और क्या इसके फायदे होंगे सामने, या किसके क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सबसे जरूरी है आम आदमी की राय और उसको कैसे इससे बेनिफिट हो सकता है जी। अगर हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो कुछ भी आज हमारे देश में हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया है वो इसी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस रिफॉर्म को लेकर भी डायरेक्शन दिए थे। मेरा सवाल है कितने राज्यों ने पुलिस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया? मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी भाई साहब ने, शर्मा जी ने कहा कि अगर 2002 में भी जस्टिस कुलदीप सिंह ने डायरेक्शन दी थी, उस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में दिन रात का फर्क है। अगर आप दोनों जजमेंट्स को पढ़ेंगे तो ये जो जजमेंट है ये इंप्लीमेंटेशन के डायरेक्शन है, एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन है, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है कि आप कमेटी बनाइए, वो कमेटी हर 6 महीने में रिपोर्ट देगी कि क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है। और रिपोर्ट ना देने पे, जैसा हम सभी जानते हैं कि इट कुड बी इवन ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय की मानहानि भी हो सकती है। पुलिस रिफॉर्म में भी थी, पुलिस रिफॉर्म में थी। पुलिस रिफॉर्म में अगर हम ये कहें कि उसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं कहूंगा गलत है। कुछ नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दी तो वो राज्यों ने, ये बात ठीक है कि जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें बढ़े ही ना। जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ पुलिस रिफॉर्म, लेकिन उससे काफी हद तक आगे बढ़ा है। ओके, चेतन पंडित साहब, प्लीज। कंटेम्प्ट भी बहुत अच्छी बात आपने कही। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल निकाले थे, किसी भी शहर ने उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। मुझे नहीं पता कहां कंटेम्प्ट और किसका कंटेम्प्ट हो रहा है जी। आम आदमी का कंटेम्प्ट चल रहा है, बात की बात है, उसमें मैं नहीं आना चाहता, वो जोड़ के बता रहा हूं। बिल्कुल। चेतन पंडित साहब, स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2008 में कहा कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो आम आदमी को समझाने की बात है। कम से कम आम आदमी को तो कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए कि लोगों के दिमाग में कम से कम ये ज़हन में ये बात तो ना हो कि साहब इसके क्या फायदे होंगे, कहीं इसका नुकसान तो नहीं होगा, कहीं प्रकृति हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगी। महाराष्ट्र जैसे पढ़े लिखे शहर से लोगों का फोन आ रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक आम जन सुनवाई आजकल एक उसका अभिन्न अंग है जी। जब वो स्टेज आएगी तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया है, इसका मतलब कोई ये ना समझे कि कल को उठा के काम प्रोजेक्ट के ऊपर चालू हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें जन सुनवाई एक उसका भाग है, ये तो होगा ही, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब वो स्टेज आएगी, जन सुनवाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि डीपीआर जो है वो स्थानिक भाषा में उन लोगों को इतने दिन पहले उपलब्ध करा दिया जाए। बिल्कुल। तो पहले डीपीआर बने तब तो उपलब्ध होगा ना। बिल्कुल। तो अभी वो स्टेज पहुंची कहां है, तो हम इस बात को लेकर क्यों चिंतित हो रहे हैं कि जन सुनवाई नहीं होगी या लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया जाएगा। सब कुछ हो जाएगा अपने अपने समय पे, लेकिन सब कुछ तब होगा जब सरकार चाहेगी। देखिए, हम इस मैं आपसे बड़ा एक ईमानदार सवाल पूछ रहा हूं, हाँ, क्या गवर्नमेंट फुली सपोर्टेड है इस प्रोजेक्ट को लेके? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो गवर्नमेंट कमिटेड है या नहीं है, इस बात के बारे में चर्चा करने की कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कुछ समय पे कि इस प्रोग्राम में हमारी चिंता, यानी प्रोजेक्ट के आगे जो कुछ कहा जा रहा है, चिंता क्या है कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये चिंता है या प्रोजेक्ट बन जाएगा ये चिंता है। बिल्कुल। तो पहले हमको ये क्लियर करें। साहब, दो बातें मैं जरूर आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। टास्क फोर्स जिन्होंने हेड की थी, सुरेश प्रभु साहब, उन्होंने एक और सवाल उठा कि चाइना इस प्रपोजल पे काम कर रहा है, यूरोप, अमेरिका, एशिया इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, फिर भारत क्यों नहीं?
बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और एक मीटिंग में उनके सामने हमारा हुआ था और हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि इतनी नॉलेज एक्यूमुलेट हो रखी है, आप इस नॉलेज को, उन्होंने कहना कि गवर्नमेंट हैज नॉट ऑल द विजडम जी, बट इट हैज द पावर टू एग्जीक्यूट इट्स ओन डिसीजन। उन्होंने एक विजडम को अलग भी रखा था एक लेवल पे। तो गवर्नमेंट की अपनी इंप्लीमेंटेशन का तरीका है, बहुत तेजी से चले थे वो, आगे कहीं पहुंचे नहीं, वो अलग सवाल है, उसका टास्क फोर्स डिस्बैंड होगी। मैं इन सवालों पे नहीं आ रहा। आप इसको सवाल को ये देखिए, और ये बहस ये भी नहीं है कि ये हो या ना हो, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहस की गुंजाइश नंबर 1, बिल्कुल, और उसमें डिसेंट की जगह जरूर रखें हम, वो बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसले नहीं होने चाहिए। और ये वाटर पॉलिसी भी खुद कहती है कि अच्छे प्रबंधन के लिए चर्चा आधारित निर्णय लिए जाए, ये पॉलिसी कहती है। इसका मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस पॉलिसी को उस तरह से रेफर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि कोर्ट ने क्योंकि कमेटी की बात कर दी है, तो ये कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि जो कमियां जो रह गई हैं पिछले 10 साल के अनुभव और उसमें जो चर्चा हुई है उसको वो देखें और फिर आगे बढ़े। चलिए, मेरे समय समाप्त हो गया। निश्चित तौर पे देखना होगा सरकार इस मसले पे कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन डी.के. शर्मा साहब, ए.पी. पंड्या साहब, चेतन पंडित साहब, सुधीरेन्द्र शर्मा साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे कार्यक्रम में दिए। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि 2002 में वाजपेयी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया था, टास्क फोर्स बनी थी। 2008 में कहीं ना कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी है वाटर मिनिस्ट्री की, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन सरकार को है कि आप एक समिति बनाइए, टाइम बाउंड तरीके से इसे लागू करिए। तो देखना दिलचस्प होगा ये कब अमल में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।